हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के लिए। यहाँ पे मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 पढ़ाया जाता है। तो मैथ्स 1 के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर इन ट्रिगोनोमेट्री 1। ट्रिगोनोमेट्री 1 के मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा लिया है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ाया है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ाया है, एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ाया है, उसका भी प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां पे जाकर जुड़ सकते हैं आप लोग। वहां पे मैं आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो यहाँ पे बच्चों आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री 1 का क्या पढ़ने वाले, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पार्ट, मुझे आप लोग को एक छोटी सी बात बतानी है, 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनना। बच्चों हमेशा अक्सर क्या होता है कि हम कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान के चलो एक्सरसाइज 2.1 जब हम पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री 1, तो उसके पहले टेक्स्ट बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं एंड उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा से ऐसे ही कुछ करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में उससे रिलेटेड एक्सरसाइज होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज 2.1 जब पढ़ाया तो मैंने आप लोग को सारे क्वाड्रेंट्स में कौन से एंगल्स होते हैं, नेगेटिव एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या असर पड़ता है, ये सारे चीजें पढ़ा दिए, तब जाकर हमें एक्सरसाइज 2.1 बराबर से समझ में आया। सो दिस इज हाउ द फ्लो गोज, राइट। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्ट है। मैं आप लोग को 2 सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं अभी, जो आप लोग को सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो आप लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं वो टेक्स्ट बुक के अंदर है एंड वो 2.2 एक्सरसाइज से पहले ही वो कॉन्सेप्ट बताया है। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं, वो जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है वो एक्सरसाइज 2.2 में कहीं पे भी यूज नहीं होता। नाउ दिस इज समथिंग अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सबसे पहला समझना है, तो टेक्स्ट बुक में जाकर देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बाद में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ाया है, जो दिया है टेक्स्ट बुक में, वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ भी लेते हो पूरी तरह से, तो उसका एक्सरसाइज 2.2 से कोई लेना देना ही नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। एक्सरसाइज 2.2 सच कहूं तो सारे क्वेश्चंस आपके 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है, इतने सिंपल है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया क्यों होगा? क्या ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है? क्या ये कॉन्सेप्ट सच में हम लोग को नहीं पढ़ा तो भी चलेगा? क्या 2.2 नहीं कर सकते क्या? सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट के बिना, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एज फार एज यूर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। एंड आगे के जितने भी ट्रिगो हम लोग पढ़ने वाले उससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई कंसर्न है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। आपके सीईटी लेवल हो, आपका जेई लेवल हो, जो भी हो, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है मेरा सबसे पहला एक स्ट्रेंज फैक्ट मुझे बताना था, एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताना था। सेकंड सरप्राइजिंग फैक्ट मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आज का सेशन जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो ऊपर से पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। बट उसके डीप में नहीं जाऊंगा, उसके एकदम डिटेल में नहीं जा सकता आज के सेशन में, क्योंकि मैं आप लोग को सिर्फ बताने वाला हूं कि ऐसे होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बट अगर आप लोग को लगता है, जेन्युइनली लगता है, आपको सच में क्यूरियोसिटी है कि ये सारे चीजें आपने बताया तो है, हमारे ऊपर से गया, दिमाग के ऊपर से, हमें इसको इन डिटेल में चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स छोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट वी आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट दिस पार्ट। मुझे हम लोग को डिटेल में समझना है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा ट्रिगो के ऊपर, ताकि मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में बता सकूं। बट उसके लिए आप लोग को कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट दिस थिंग। अभी बिना टाइम वेस्ट करिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? टुडेस टॉपिक एज वी ऑल नो इज गोइंग टू बी द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी आप लोग ने ये वर्ड पहली बार अगर सुना होगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं डोमेन एंड रेंज का मतलब क्या होता है। वैसे तो डोमेन एंड रेंज आप लोग इस पार्ट जल्दी सीख रहे हैं अभी ट्रिगोनोमेट्री में, बट इसका एक्चुअल में आपको पूरा डिटेल में आप लोग तभी सीखोगे जब आप फंक्शंस पढ़ोगे। अब फंक्शंस को आने को बहुत टाइम है, आपके टेक्स्ट बुक में फंक्शंस बहुत बाद में है, तो तभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा इन डिटेल तो नहीं, ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं डोमेन एंड रेंज का मतलब क्या। सबसे पहला डोमेन की बात करते हैं बच्चों। डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जाहिर सी बात है आपको कुछ समझा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं समझा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूं एंड वो है y इज इक्वल टू 1/x। इसको फंक्शन बोला जाता है। अब ये फंक्शन क्यों बोला जाता है हम फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल के लिए देखो इसको फंक्शन बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/x में द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन विच द फंक्शन इज डिफाइंड।
मतलब ऐसे x के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज में यहां पे डाल सकता हूं जिसके वजह से ये फंक्शन डिफाइन हो। फंक्शन डिफाइन हो मतलब x का वैल्यू ऐसा क्या क्या डाला जा सकता है जिसके वजह से मुझे y का वैल्यू मिल सके। तो वो सारे पॉसिबल वैल्यूज का सेट जो बनता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। वैसे ये x को एक और वर्ड बोला जाता है बच्चा, x इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर इसको एक और नाम बोला जाता है कॉल्ड एज द इनपुट। मतलब आप क्या इनपुट डालते हो वो x होता है यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इनपुट दैट यू कुड पुट सो दैट आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिले, इस पर्टिकुलर चीज को इनपुट को बोला जाता है डोमेन। अब आप सोच में पड़ रहे होंगे कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे x में क्या क्या डाल सकते हैं। बच्चों x में जरा सोच समझ कर बताओ, क्या x में यहाँ पे मैं सारे पॉजिटिव नंबर डाल सकता हूं? क्यों नहीं डाल सकता? आंसर मिल जाएगा। क्या मैं यहाँ पे रैशनल नंबर डाल सकता हूं, नेगेटिव नंबर डाल सकता हूं, इंटीजर डाल सकता हूं, इरेशनल नंबर डाल सकता हूं? मतलब क्या मैं बोल सकता है एक तरह से यहाँ पे द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे x का मैं क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूं, मैं सारे रियल नंबर डाल सकता हूं। इसलिए यहां पे इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो डोमेन हो गया वो r है। r मतलब रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स कुड बी पुट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है राइट? अभी आप बोल रहे हो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर्स तो होगा, ऐसे कैसे सर? x का वैल्यू 0 नहीं डाल सकते। एब्सोल्यूट जीनियस बच्चों, अगर आपने यहां पे देखा होगा कि 1/x में आप x के सारे वैल्यूज डाल सकते थे, सारे रियल नंबर्स डाल सकते थे एक्सेप्ट फॉर 0। इसलिए आपका डोमेन पूरी तरह से रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होगा। एक्सेप्ट 0 को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं ये भी मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे फिलहाल कोशिश कर रहा हूं, बहुत डिटेल में जाना है आगे जाकर। तो यहां पे होगा द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब माइनस 0 जो सेट फॉर्म में आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे जो x का वैल्यू है वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं सिवाय 0 के, क्योंकि 0 अगर हो गया तो 1/0 बन जाएगा एंड 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाया। दिस इज कॉल्ड एज द डोमेन। तो आपको सिर्फ एक ही बात समझनी है बच्चा, डोमेन का मतलब होता है कि मैं क्या इनपुट डाल सकता हूं ताकि मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। अगर आप लोग को फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, अच्छी तरह से समझो बच्चों। मान के चलो आप लोग के पास एक चक्की पीसने वाला एक मशीन है, तो वो मशीन जो है ना वो फंक्शन है, क्योंकि वो मशीन फंक्शन करने वाला है। जाहिर सी बात है आपको कुछ इनपुट डालना पड़ेगा। अब इनपुट क्या डाल सकते हैं कि आपको डिजायर्ड आउटपुट मिले? तो आप गेहूं डाल सकते हैं, तो वो डोमेन हो गया। आप चावल डाल सकते हैं, आप चने का दाल डाल सकते हैं, आप रागी डाल सकते हैं, बाजरी डाल सकते हैं, आप ज्वारी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स वो जो मशीन एक्सेप्ट करेगा एंड एक डिजायर्ड आउटपुट आपको देगा। तो जो एक्सेप्ट करने वाला जो इनपुट है उसको हम डोमेन बोलते हैं, जिसके वजह से आपका फंक्शन चलता है, जिसके वजह से आपको आउटपुट मिलता है। वेरी सिंपल। हाँ, अगर मैं उसमें पत्थर डालूंगा तो चलेगा क्या? नहीं। पत्थर डालूंगा तो क्या वो फंक्शन काम करेगा, मशीन काम करेगा, आपको आउटपुट देगा? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स हमारा डोमेन में बाकी सारे चीजें आ गए बट पत्थर नहीं आएगा। सो पत्थर विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन एट ऑल। सिंपल। इनपुट क्या क्या ले सकता है फंक्शन डिफाइन करने के लिए, उसको हम डोमेन बोलते हैं। वेरी इजी। कितना सिंपल हो सकता है राइट? यहां पे बच्चा डोमेन होने के बाद हम रेंज के बारे में बात करेंगे। अभी डोमेन एंड रेंज आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो डोमेन का मतलब होता है कि जो नेसेसरी इनपुट्स डालना होता है फंक्शन के लिए, तो रेंज का मतलब होता है जो नेसेसरी आउटपुट आपको मिलने वाला है जो डोमेन डाला है। तो इसका मैंने यहां पे डेफिनेशन मेरे हिसाब से बनाया है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। मतलब x के सारे वैल्यूज डालने के बाद आपको y के क्या क्या वैल्यूज मिलते हैं वो आपका रेंज हो जाता है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। सबको समझा? मतलब आउटपुट क्या मिल रहा है वो आपका इज कॉल्ड एज द रेंज। आउटपुट निकालना बड़ा सिंपल है, बट यहां पे जो मैं आप लोग को रेंज बताने वाला हूं ना बच्चों, अभी ये शायद से आपको ना समझे। अगर समझा तो बेस्ट, नहीं समझे तो छोड़ दो। बस ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दिया हूं, लिख के रखना एक बार नोटबुक में, कभी ना कभी तो पूरी तरह से समझ लोगे। यहां पे बच्चा है y इज इक्वल टू 1/x में अगर मैंने x के सारे नेगेटिव वैल्यूज डाल दिए तो मुझे y के वैल्यू नेगेटिव मिलेंगे। तो या तो वो हो सकता है -∞ से लेकर 0 मिल सकता है, नहीं तो यूनियन मुझे सारे पॉजिटिव नंबर डाल दिए तो 0 से लेकर इंफिनिटी के वैल्यूज मिल सकते हैं, बट 0 नहीं मिल सकता।
इसलिए मैंने वहां पे राउंड ब्रैकेट डाला है। वो राउंड ब्रैकेट को एक्चुअल में ओपन इंटरवल बोलते हैं। अब आपको ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं उसके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा। फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इन 11th स्टैंडर्ड विच यू डोंट इवन नो राइट नाउ। तो यहां पे मैं जो रेंज बोलूंगा कि अगर x के मैंने सारे वैल्यूज डाल दिए तो वो -इंफिनिटी से लेकर 0 तक मुझे दे सकता है एंड 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज दे सकता है, इसलिए बीच में यूनियन भी डाल दिया मैंने वहां पे। सिंपल है। ये होता है बच्चा इन शॉर्ट डोमेन एंड रेंज। बट हम लोग यहाँ पे डोमेन एंड रेंज के बारे में तो सीख लिए है, पूरा डिटेल हम लोग फंक्शंस पर चैप्टर में पढ़ेंगे, हर एक का डोमेन हर एक का रेंज पढ़ेंगे। बट आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो इनके डोमेन क्या होते हैं, मतलब क्या क्या वैल्यूज x के डाला जा सकता है, तो ताकि क्या क्या वैल्यूज मुझे रेंज करके मिल सके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों साइन थीटा का। ओके, साइन थीटा जो होता है बच्चों, यहां पे आप लोग देख सकते हैं थीटा आपका इनपुट बन गया, अभी x नहीं है। हर आप लोग अलग अलग ले सकते हैं ना, अभी साइन थीटा हो गया तो अगर मैंने कंसीडर y इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया तो हम थीटा हमारा इनपुट होगा एंड y हमारा आउटपुट होगा। तो जो भी थीटा के वैल्यूज होंगे ना बच्चा, वो थीटा के वैल्यूज हमारे डोमेन होंगे एंड y जो है जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मेरा रेंज होगा। तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन मतलब मैं थीटा का वैल्यू क्या क्या डाल सकता हूं। तो जरा सोचो बच्चों, आपको नहीं लगता आप थीटा का वैल्यू कुछ भी चाहे वो डाल सकते हैं? साइन 0, साइन π/2, साइन -π/2, साइन पाई, साइन -π, साइन 3π/2, साइन -3π/2, साइन 2π, साइन -2π, कुछ भी डाला जा सकता है। साइन 0 भी डाला सकता है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, द डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन, मतलब थीटा को जो वैल्यू होगा, इनपुट जो होगा वो कुछ भी हो सकता है एंड आई से द डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन इज अ रियल नंबर। वेरी सिंपल। तो याद रखो बच्चों, साइन थीटा का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होते हैं। आप चाहे कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। एक और बात है, आप लोग को आगे जाकर सिखाऊंगा, हम कभी यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स को नहीं कंसीडर करते, हम सिर्फ हमारा जो एक्सप्लोर करते हैं वो रियल नंबर तक ही रखते हैं। नो इमेजिनरी नंबर्स इंक्लूडेड ओवर हियर। इज दैट क्लियर? तो डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन कुड बी एनी, साइन थीटा का कोई भी डोमेन हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। बट बच्चों, अगर आप लोग ने इसके बारे में कभी जिंदगी में पढ़ाई किया है तो आपको पता होगा, नहीं किया है तो फिलहाल लिख के रखना कि रेंज क्या होता है। अगर आप लोग देखोगे बच्चा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है, फिर से साइन 2π का वैल्यू 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, -1 होता है। 0 1 0 -1। तो मुझे बताओ बच्चा, मैक्सिमम नंबर कितना जा सकता है? साइन +1 जा सकता है एंड मिनिमम साइन का वैल्यू कितना जा सकता है बच्चा? -1 जा सकता है। एंड दैट इज वाई बच्चा रेंज ऑफ द अबव फंक्शन, मतलब डिजायर्ड आउटपुट होगा ना, आप जो भी नंबर डालो, आपका जो रेंज मिलने वाला है साइन फंक्शन का, दैट विल बी -1 से लेकर 1। मतलब -1 इज द मिनिमम इट कुड गो वैल्यू एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू इट कुड टेक। साइन का कोई भी आप लोग नंबर डालोगे ना तो आपको मिनिमम -1 मिलेगा एंड मैक्सिमम +1 मिलेगा। यहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्लोज्ड इंटरवल होता है। क्लोज्ड इंटरवल मतलब -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड। नहीं समझा होगा, रहने दीजिए फिलहाल के लिए। आप इतना लिखो कि द रेंज ऑफ द अबव फंक्शन इज मिनिमम -1, मैक्सिमम 1। इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकता है, बट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी साइन का वैल्यू, एंड साइन का वैल्यू कभी -1 से कम नहीं हो सकता। वेरी सिंपल, क्लियर है? अब जाते हैं बच्चों कॉस थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों भाई भाई है, हमेशा एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ लेकर चलते हैं, इसलिए कभी जिंदगी में किसी को साइन थीटा एंड कॉस थीटा में डिफिकल्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कंसीडर किया y इज इक्वल टू कॉस थीटा, आप यहाँ पे जो डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन है, मतलब जो थीटा का वैल्यू है, वो क्या डाल सकते हैं? एनी रियल नंबर। इधर भी आप जो रियल नंबर डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं एंड आपको जो आउटपुट मिलेगा, चाहे आप कुछ भी नंबर डालो, आपको जो रेंज मिलने वाला है, जो आउटपुट मिलने वाला है, दैट विल अगेन बी -1 से लेकर 1 के बीच में। इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी द रेंज ऑफ द कॉस थीटा। ये सारे चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।
क्लियर है। चलो गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द tan थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको पूरी तरह से डिटेल में समझने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना ही पड़ेगा आप लोग के लिए, अदरवाइज कंफ्यूजन तो होना ही है। tan थीटा में बच्चों कंसीडर y इज इक्वल टू tan थीटा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं बच्चा थीटा का वैल्यू आप क्या क्या डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे कुछ भी डाल सकते हैं, राइट? इट्स काइंड ऑफ वेरी सिंपल, हम कुछ भी डाल सकते हैं। नो 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 नो, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बच्चों। y इज इक्वल टू tan थीटा में अगर मैंने डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन में यहाँ पे डोमेन जो है इनपुट वैल्यू क्या डाल सकता हूं, तो रियल नंबर डाल सकता हूं क्या? तो मैं रियल नंबर डाल सकता हूं, एक्सेप्ट ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं बच्चों जहां पे tan थीटा डिफाइंड नहीं होता है। जरा सोचो बच्चों ऐसे कौन सा वैल्यू था जो tan थीटा डिफाइंड नहीं था? जरा सोचो, आप लोग के पास एक टेबल था, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, उसमें आप लोगों ने देखा होगा बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में एनडी करके मिला होगा आप लोग को, नॉट डिफाइंड करके था एक एंगल के लिए। वो कौन सा था? एब्सोल्युटली बच्चा π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री। याद है बच्चों आप लोग को 90 डिग्री जो आप लोग को मिला था उसमें नॉट डिफाइंड आ गया था tan थीटा। तो तभी तो हमने सिर्फ 90 डिग्री तक रखा था, इसलिए हम लोग को सिर्फ 90 डिग्री नॉट डिफाइंड लगता था। बट अभी आप लोग को और भी समझना है। तो बच्चा ऐसे ऐसे एंगल्स वहां नॉट डिफाइंड है। कौन से एंगल है मालूम है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। मतलब जो भी आप लोग के y एक्सिस में लाई करने वाले जो एंगल्स होंगे ना बच्चा, वो सारे एंगल्स में आप लोगों का tan थीटा कभी डिफाइंड नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। जरा देखो बच्चों, आप लोग को नहीं लगता ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है? π/2 मतलब 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ ऑड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं? 2n+1 करके लिखते हैं, 2n+1। तो 2n+1 π/2 में tan थीटा कभी ही डिफाइन नहीं होता। मतलब मैं यहां पे थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूं रियल नंबर, एक्सेप्ट मतलब माइनस 2n+1 π/2। ये वाले वैल्यूज जहां पे भी होंगे वहां पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता फंक्शन को। एंड दैट इज वाई आपके डोमेन जो रियल नंबर आपका होगा वो सारे होंगे डोमेन, सिर्फ 2n+1 π/2 जहां आएंगे वहां डिफाइन नहीं होगा, तो उसको निकालना पड़ेगा। वेयर n क्या है बच्चा? वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो मैंने वहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर करके लिखा है। वेरी सिंपल, बराबर है। हाँ, बट अगर हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जहां पे डिफाइन नहीं होता है उसको छोड़कर बाकी सारे इनपुट अगर डाल दिएंगे तो आपको आंसर क्या मिलता है मालूम है? tan थीटा का आपको पूरा रियल नंबर मिलता है। इज दैट क्लियर? मतलब यहां पे कुछ नहीं, आप कुछ भी डालो आपको आंसर कोई भी रियल नंबर मिलेगा। ऐसा -1 से लेकर 1 तक कोई डिफाइंड नहीं है, कुछ भी मिल सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कुछ भी, एनी रियल नंबर यू कुड गेट। सो फार सो गुड। चलो अगर हम जाते हैं बच्चा नेक्स्ट वाले में, दैट इज कॉल्ड एज द कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा जाहिर सी बात है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहां पे अगर हम लोग y इज इक्वल टू कोसेक थीटा लेंगे तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? जरा इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिर से जब हम लोग ने साइन थीटा के बारे में बात किया था तो साइन थीटा में हमने बोला था कि कोई भी रियल नंबर चलेगा। तो यहां पे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कोसेक थीटा तो उसी का रेसिप्रोकल है, तो उसका डोमेन भी कोई भी रियल नंबर चलेगा। अगेन द आंसर इज रॉन्ग। यहां पे कोई भी रियल नंबर चलेगा एक्सेप्ट, सोचो बच्चा, साइन थीटा मतलब 1 कोसेक थीटा होता है, मतलब कोसेक थीटा 1 साइन थीटा होता है, 1 साइन थीटा। तो मुझे बताओ बच्चों, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा में आप साइन थीटा के थीटा में कुछ भी वैल्यू डालते तो चल जाता, एक्सेप्ट क्या नहीं चलेगा? आपका साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन थीटा 0 कब होता है बच्चों? साइन थीटा 0 साइन 0 में होता है ऐसा हमें लगता है, बट सिर्फ दैट इज नॉट द ओनली केस। साइन थीटा 0 में भी होता है, पाई में भी होता है, 2 पाई में होता है, 3 पाई में होता है, 4 पाई में होता है, 5 पाई में होता है। मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई में साइन थीटा 0 होता है। एंड साइन थीटा 0 हो गया तो कोसेक थीटा डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि द डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन तो रियल नंबर है एक्सेप्ट आपका जो यहां पे है n पाई के जगह पे नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? सबको समझ में आएगा? मतलब थीटा आपका n पाई नहीं हो सकता। अगर आपका थीटा n पाई हो गया तो आपका साइन 0 बन जाएगा, साइन थीटा, एंड साइन थीटा 0 बनेगा मतलब कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो इट कुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। सबको समझ रहा है? इस चीज को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा कि क्यों साइन x एक्सिस में हमेशा साइन 0 होता है, y एक्सिस में हमेशा cos 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए।
ओके, वाई एक्सिस मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, एक्स एक्सिस मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई। आप लोगों को डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल अभी सब कुछ लिख के रखना, कमेंट्स में जरूर लिखे अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, रेंज क्या होना चाहिए बच्चा? रेंज भी थोड़ा डेंजरस है इसका रेंज जो है कोसेक थीटा। अगेन इट कुड बी एनी रियल नंबर, कि आपने कोई भी डोमेन डाल दिया तो आपको जो रेंज मिलेगा बच्चा, वो रेंज कुछ भी हो सकता है। बट वो रेंज जो होगा कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट यहां पे भी कुछ वैल्यूज है जो कभी नहीं आएंगे जिंदगी में। मतलब आप कुछ भी डोमेन डाल दो, आप डोमेन कुछ भी डाल दो, आपको सारे रियल नंबर्स मिलेंगे सिवाय ये नंबर्स के, एक्सेप्ट ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1। इसका मतलब है कि बच्चा -1 से लेकर 1 के बीच में जो भी नंबर्स है, जो भी नंबर है, वो कभी नहीं आएंगे। Is that clear to every student? सबको समझ में आ गया? मतलब रेंज ऑफ द अबव फंक्शन इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर -1 to 1। बट यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाल दिया, यहां पे राउंड ब्रैकेट डाल दिया है। इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल आगे जाकर सीख जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, फिलहाल के लिए लिख लेना। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा में बच्चा सेम है, आप लोग थोड़ा बहुत सेम ही कंसिडर कर सकते हैं, ये कोसेक थीटा जैसा ही है, थोड़ा फर्क है कि कंसिडर y इज इक्वल टू सेक थीटा कर लिया तो डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन क्या होने वाला है? इट कुड बी एनी रियल नंबर, मतलब आप कुछ भी इनपुट डाल सकते हैं एक्सेप्ट सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो 1 cos थीटा, मतलब आपका कॉस थीटा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड होगा। तो कॉस के वैल्यू कभी 0 होते हैं बच्चा जब वो y एक्सिस पे होते हैं, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो मतलब यहां पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, बिकॉज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में cos 0 बन जाता है, एंड अगर cos 0 हो गया तो कोसेक कभी भी जिंदगी में डिफाइन नहीं हो पाएगा। वेरी सिंपल, यहां पे वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। क्लियर है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेंज ऑफ द अबव फंक्शन क्या होगा बच्चा? द रेंज ऑफ द अबव फंक्शन इज अगेन रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेकर 1 राउंड ब्रैकेट में, मतलब द ओपन इंटरवल, मतलब ये दोनों वैल्यू के बीच में जो भी वैल्यूज है, उन दोनों के बीच में के वैल्यूज कभी नहीं आएंगे आंसर। आपके आंसर जो भी आएंगे बाकी के रियल नंबर्स आ जाएंगे। वेरी सिंपल। ओके, यहां पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कॉट थीटा का कंसिडर y इज इक्वल टू कॉट थीटा। सिंपल है बच्चों, फिर से सोचो, कॉट थीटा इज एक्चुअली क्या? इट कुड बी, अगर आप लोग यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे तो सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, फिर से यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। तो कॉट थीटा मतलब क्या होता है बच्चा? या तो 1/tan थीटा बोलो, नहीं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बोलो। अब बच्चा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बोलोगे तो साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, एंड साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब कुछ भी वैल्यू होना चाहिए सिवाय साइन थीटा कभी 0 नहीं होना चाहिए। साइन थीटा कभी 0 होता है बच्चों n पाई में, मतलब पाई के इंटरवल्स में, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय n पाई, बिकॉज n पाई के टाइम साइन थीटा 0 होता है, एंड साइन थीटा अगर 0 हो गया तो कॉस थीटा कभी जिंदगी में डिफाइन नहीं हो पाएगा, सॉरी कॉट थीटा। तो यहाँ पे n पाई है वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। वेरी सिंपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रेंज ऑफ द अबव फंक्शन। ये बहुत सिंपल है, आप चाहे कुछ भी वैल्यूज डालो डोमेन में, आपका जो रेंज मिलने वाला है, रेंज, वो सारे रियल नंबर्स रहेंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये tan थीटा की तरह है, tan थीटा में भी सारे रियल नंबर्स मिल रहे थे, cot थीटा में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे। वेरी सिंपल है। होपफुली आप लोग को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है। थोड़े बहुत कंफ्यूजन अगर रहेंगे तो हम उसको क्लियर करेंगे इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। अब हम लोग जाते हैं बच्चों आज का लास्ट टॉपिक में, लास्ट टॉपिक है द पीरियोडिक फंक्शन। बच्चों पीरियोडिक फंक्शन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एंड आप लोग को ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग इस पीरियोडिक फंक्शंस को केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में आगे जाकर पढ़ने वाले बच्चा पीरियोडिक टू एंड फ्रो ऑफ ऑसिलेशन वगैरह सब चीजें सीखने वाले हो, एंड मैथमेटिक्स में पीरियोडिक भी वर्ड आने वाला है। पीरियोडिक फंक्शन का फंक्शन फिलहाल के लिए रहने दो। व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिक? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, ध्यान से देखो। द पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच रिटेन्स इट्स वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाया है आप लोगों को ज्यादा इजी समझने के लिए, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो कुछ नहीं समझेगा। मैं यहां पे जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या फिर सर्टेन पीरियड ऑफ वैल्यू के बाद में, एक सर्टेन वैल्यू के बाद में फिर से उधर ही आकर पहुंच जाता है, एक लूप की तरह है।
अगर आप लोग इस पर्टिकुलर चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है सर, कुछ समझा नहीं, तो मैं आप लोग को है ना आपके ही केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बताना चाहता हूं बच्चों। अगर मैंने आप लोग को यहाँ पे है ना, जो आप लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करके चैप्टर पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, वो एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं था, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों बोलते थे उसको? बिकॉज अगर आप लोग देखोगे तो मैंने सबसे पहला जो लिथियम लिया जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसके बाद में अगर मैं बेरिलियम में गया तो लिथियम और बेरिलियम में बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो थे वो अलग थे। उसके बाद बेरिलियम के बाद में जो बोरॉन था उसका पूरी तरह से अलग था, फिर कार्बन आया उसका भी अलग था, देन नाइट्रोजन आया उसका पूरी तरह से अलग था। यहाँ पे तो अभी गैसेस आ गए, मतलब नॉन मेटल्स आने लगे। फिर ऑक्सीजन था, इसका कंप्लीटली केमिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी सब कुछ अलग था। फिर उसके बाद में फ्लोरीन का अलग था, एंड देन उसके बाद में नियॉन का अलग था। बट आपने उसके बाद में शॉकिंगली देखा होगा कि नियॉन का जो होने के बाद में जो उसके बाद का जो एटॉमिक नंबर आया जो 11 है, जो कि यहां पे सोडियम था, आपने देखा होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट लिथियम के केमिकल प्रॉपर्टीज की तरह मैच कर रहे थे। एंड इसीलिए उनको क्लासिफाई इस हिसाब से किया था कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में, को कितना पीरियड है देखो बच्चों यहाँ पे, 7 एलिमेंट्स के बाद में 8वां एलिमेंट जो भी आता था वो हमारे पहले एलिमेंट के साथ परफेक्टली मैच करता था। आप लोगों ने देखा, दिस इज कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी। इसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में फिर से वही चीज को रिटेन करना। समझ में आ गया? आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम कैसे बेरिलियम के साथ सेम था, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन था, फास्फोरस था, सल्फर था। बट सबसे बेस्ट एग्जांपल तो लास्ट के 2 कॉलम्स में थे कि आपने देखा होगा कि कैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर हैलोजेंस, हैलाइड के ग्रुप में आते थे, तो इन दोनों का एक्चुअल में प्रॉपर्टी सेम थे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये तो सबसे बेस्ट था बच्चों, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये सारे कैसे नोबल गैसेस में आते थे, जहां पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम परफेक्टली स्टेबल था एंड जहां पे उनको ऑक्टेट स्टेट मिल जाता था। ये नॉन रिएक्टिव गैसेस थे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज वहां पे मैच करते थे। ये सारे चीजें मैंने इसलिए बताने की कोशिश की बच्चों यहां पे, ये बताने के लिए कि जैसे वहां पे केमिस्ट्री में हो सकता है ये, तो मैथमेटिक्स में भी क्यों नहीं हो सकता। तो यहां पे हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। ये स्टेटमेंट बोलता है कि ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर द पीरियोडिक फंक्शंस। इसका ये मतलब होता है बच्चों की साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस है। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब ये है कि एक सर्टेन मोमेंट में उनका जो वैल्यू रहेगा, थोड़ी देर बाद में फिर से घूम फिर कर उसी पर्टिकुलर वैल्यू में वो फिर से पहुंचने वाले। They are going to retain their value after a certain period of time, after a certain period of value, एक certain value के बाद में वो फिर से उधर ही पहुंचने वाले। यकीन नहीं आता, समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहला हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे उसी के बारे में। तो सबसे पहला sin 30 का मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। sin 30 को ध्यान से देखो, एक ग्राफ बनाओ एंड sin 30 बनाओ। तो sin 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। sin 30 का वैल्यू सबको पता है बच्चा, हाफ होता है। बाजू में रखो। अब मैंने आगे जाकर बच्चा आप लोग को sin 30 के बाद में एक और एंगल दिया, मान के चलो sin 390। तो सभी लोगों को पता है कि मैं sin 390 को कैसे लिख सकता हूं। इट कुड बी रिटन है sin 360 प्लस 30, बराबर है। एंड sin 360 मतलब sin 2 पाई होता है। मैंने आप लोग को बताया था बच्चा, जब भी sin 2 पाई या फिर पाई के मल्टीपल्स वाले होंगे तो sin विल रिटेन इट्स वैल्यू, तो ये sin 30 होगा। एंड 390 अगर आप देख सकते हो बच्चा, इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पे आपको sin 30 ही मिला, एंड जिसका आंसर आप लोग को मिलेगा हाफ। अब लुक एट द लेफ्ट वाला पार्ट, आप लोग को क्या दिख रहा है? sin 30 हाफ है। एंड लुक एट द राइट वाला पार्ट, आपको sin 390 क्या मिला? हाफ है। क्या मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि sin 30 का वैल्यू जो हाफ था, उसके बाद में बहुत सारे वैल्यूज उसके चेंज हो गए, बट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एक ऐसा इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में फिर से साइन का वैल्यू हाफ ही आ गया। एंड वो कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आया बच्चा? पहला sin 30 था, उसके बाद में sin 360 प्लस 30 हो गया, मतलब 390 था। तो कितने इंटरवल के बाद में साइन हैज रिटेन्ड इट्स वैल्यू? एब्सोल्युटली बच्चा, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 360 डिग्री। एंड 360 डिग्री को हम रेडियंस में बोलते हैं 2 पाई। मतलब साइन का वैल्यू आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई फिर से वही लाकर देगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो वी कैन से ओवर हियर sin थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन, बिकॉज वो हर एक पीरियड के बाद में, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में एक वैल्यू लाकर दे रहा है सेम,
एंड यहाँ पे उसका पीरियड कितना है बच्चा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 पाई इट रिटेन्स इट्स ओन वैल्यू। समझ में आया बच्चों? वेरी सिंपल है कॉन्सेप्ट, राइट बच्चा। इसके साथ आगे के पार्ट जो है ना मैंने सिमिलरली करके लिखा, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं कि साइन थीटा के साथ साथ सिमिलरली कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस है एंड उनके पीरियड 2 पाई है। मतलब 2 पाई के पीरियड होने वाले कौन से है, साइन है, कॉस है, कोसेक है, सेक है। ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस है एंड इनका पीरियोडिसिटी 2 पाई का है। तो मतलब हर 360 के इंटरवल के बाद में ये फिर से अपना वैल्यूज को लेकर आते हैं। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, समझा? बट अभी हम लोग यहां पे कुछ मिस कर रहे हैं। कौन है वो? टैन एंड कॉट। टैन एंड कॉट को मैंने यहां पे क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्यों? वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है क्या? बिल्कुल है, वो तो पीरियोडिक फंक्शन ही है, बट उनका पीरियोडिसिटी अलग है। अब मैं इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहां पे मान के चलो मैंने tan 45 लिया, सभी लोगों को पता है बच्चा tan 45 तो 1 होता है। इसके बाद में ना बच्चा मैंने tan 45 के लेने के बाद मैंने ना tan आप लोग को 225 दे दिया। अभी ध्यान से सुनो बच्चा, 225। सबसे पहले मैं क्या 225 को ऐसा लिख सकता हूं, tan 180 प्लस 45 डेफिनेटली लिख सकता हूं। अब tan 180 है, 180 का मतलब पाई होता है। जब जब आप लोग का पाई या फिर उसके मल्टीपल होते तो tan रिटेन इट्स वैल्यू, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बन जाता, तो वो tan ही रहेगा। तो इसका आंसर आपको tan 45 मिलेगा। एंड आप लोग देख सकते हो 180 प्लस 45 मतलब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चा। ऑल साइन थीटा, tan थीटा, कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो यहां पे इसका आंसर आपको tan 45 ही मिलेगा एंड tan 45 मतलब 1 ही मिलेगा। तो आपने यहां पे क्या नजर किया, देखा बच्चे, आप लोग अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन किया यहां पे, क्योंकि मैंने तो कर लिया। मैंने यहां पे ऑब्जर्वेशन कर लिया है कि tan 45 1 है एंड उसके बाद में tan 180 प्लस 45 भी 1 है। इसका मतलब है बच्चा कि tan ने अपना वैल्यू को रिटेन तो कर लिया परफेक्टली, बट इंटरवल ऑफ 360 डिग्री नहीं, 2 पाई के इंटरवल के बाद में अपना वैल्यू नहीं ला रहा है, वो ला रहा है एट एन इंटरवल ऑफ 180 डिग्री मतलब पाई। मतलब हर पाई के इंटरवल, आधे 360 का आधा इंटरवल में ये बंदा फिर से अपना वैल्यू लेके आ रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं tan थीटा इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, बट उसका जो पीरियोडिसिटी है, उसका पीरियड है, इट एक्चुअली comes after an interval of pi, not 2 pi। तो पाई के बाद में फिर से पाई मतलब हर पाई इंटरवल में इसका वैल्यू फिर से वो रिटेन कर लेता है। वेरी सिंपल। एंड tan थीटा अगर ये कर पाता है तो cot थीटा भी कर पाता है। तो cot थीटा इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड पाई। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, अभी के अभी नोट डाउन करके रखना, इसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आई होप सभी लोगों ने सारी चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो लेट्स समराइज वंस, एक बार समराइज कर लेते हैं सारी चीजें। ये टेबल को अच्छी तरह से देखो, आप लोग ये टेबल को अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से इसको बना सकते हैं, खुद से बना लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। सो विल टॉक अबाउट द टेबल ओवर हियर। सबसे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ले लिए, जो कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डोमेन लिया, मैंने यहाँ पे रेंज लिया एंड मैंने पीरियड के बारे में बात की, जो कि पीरियोडिसिटी है। सबसे पहला डोमेन क्या है बच्चा, साइन थीटा का डोमेन कुड बी एनी रियल नंबर, तो मैंने यहाँ पे रियल नंबर डाल दिया। बट रेंज क्या मिलता है बच्चा, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1 to 1, सिर्फ इतने ही वैल्यूज मिल सकते हैं। इसका पीरियोडिसिटी कितने पीरियड के बाद में आता है बच्चा, 2 पाई के पीरियड में आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। फिर कॉस थीटा एक्चुअली साइन थीटा जैसा ही है, तो कोई भी रियल नंबर्स डाल दो, बट आपको आउटपुट मिलेगा -1 से लेकर 1 क्लोज्ड इंटरवल में, एंड इसका भी पीरियोडिसिटी 2 पाई का है। जब हम बात करेंगे tan थीटा के बारे में, तो यहां पे आप कुछ भी रियल नंबर डाल सकते थे, सिवाय आपको यहां पे क्या होना चाहिए, साइन अपॉन कॉस है, तो कॉस 0 नहीं होना चाहिए। कॉस 0 कब होता है, व्हेन द ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आता है। मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के टाइम में आप लोग का डिफाइन नहीं होगा। इट कुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर दिस, जहां पे n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। एंड उसके बाद में आप लोग रेंज के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो रेंज यहाँ पे क्या होने वाला है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे रेंज होने वाला है एनी रियल नंबर, यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, सब कुछ मिलेगा। पीरियड जो होता है वो पाई का होता है बच्चा, 2 पाई का नहीं। देन कोसेक आता है, कोसेक में भी सारे रियल नंबर्स एप्लीकेबल है, बट रियल नंबर सारे है एक्सेप्ट फॉर सर्टन थिंग। तो ये साइन का रेसिप्रोकल होने की वजह से साइन कभी 0 होगा तभी कोसेक नहीं हो पाएगा। तो साइन कब 0 होता है, मल्टीपल्स ऑफ पाई में। तो यहां पे n पाई के टाइम में ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, वेयर n इज एन इंटीजर। यहां पे रेंज रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट फॉर ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीरियड जो होगा वो 2 पाई का होगा। सेक थीटा यहाँ पे सेम टू सेम है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट यहाँ पे बच्चा सेक मतलब 1 अपॉन कॉस होता है, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के टाइम में डिफाइन नहीं होगा।
एंड यहाँ पे बच्चों n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। सिमिलरली सेक थीटा भी सारे रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1 एंड यहाँ पे आपका जो पीरियड है वो फिर से 2π देगा। यहाँ पे हम लोग कॉट थीटा के बारे में बात कर रहे थे, तो कॉट थीटा फिर से हम लोग देख सकते हैं, इट कुड बी अगेन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट बच्चों कॉस अपॉन साइन है, साइन 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन 0 तभी होता है जब nπ होता है, मतलब nπ n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। यहाँ पे आप लोग का रेंज जो होगा वो सारे रियल नंबर्स रहेंगे एंड एट लास्ट नॉट द लीस्ट यहाँ पे पीरियड जो होगा वो पाई होगा, 2π नहीं। एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये टेबल अगर आप लोग ने समझ लिया तो बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ ही लिया, ऐसा ही समझ लो। ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो एंड एज यूजुअल मैं फिर से बोलता हूँ, कमेंट्स में डाल सकते हैं आप लोग, कमेंट्स में लिख सकते हैं दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस पार्ट ग्राफिकली स्पेशली। ओके, तो आप लोग मुझे जरूर बता सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक दिस वीडियो एज वेल, जेन्युइनली लाइक करना अगर आप लोग को जेन्युइनली पसंद आया होगा तो। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज ट्रिगो इज समथिंग बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे हैं, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट कहीं पे मिले, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो शेयर करो एज मच एज यू कैन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।